Hello दोस्तों, this is विशाखा टागर coming up with next round of Let Us Explain. Now आज जो हम टॉपिक लाने वाले हैं वो कुछ ऐसा टॉपिक है जो कि आए दिन कहीं ना कहीं आता रहता है, कभी न्यूज़पेपर में या फिर अगर आप इंस्टाग्राम या ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ तो आता ही रहता है, नहीं तो किसी से बहस हो जाती होगी। उस सरकार में जीडीपी की ग्रोथ देखी थी कितनी थी, इस सरकार में देखी है, पता नहीं क्या कर रही है। और शायद आपको समझ नहीं आता होगा, या आता होगा तो सिर्फ ऊपर ऊपर की बात पता होगी, डिटेल में नहीं पता कि आप जवाब दे सके कि सिर्फ जीडीपी सब कुछ नहीं होता या जीडीपी होता क्या है। तो इस सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे कि जीडीपी आखिरकार होता क्या है, ये क्यों कैलकुलेट किया जाता है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है और इसकी कमी क्या है जिस पे काम किया जा सकता है। एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक टुडे। द क्वेश्चन इज व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस। As I said earlier, न्यूज़ में कहीं ना कहीं आता रहता है. Then it was also recently in news where RBI said that GDP growth at 10.5% for financial year 2022. अगले साल हमारी GDP growth rate 10% तक हो सकती है. This is important because during lockdown it was believed 20 से 30 के आसपास GDP contraction देखा गया था. बहुत हद तक जीडीपी में गिराव देखा गया था. मनमोहन सिंह ये भी कह चुके थे 1 से 2% तो आप लेके ही चलिए, जीडीपी इतना गिरा होगा और बाकी सेक्टर में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुए होंगे. तो जीडीपी होती क्या है, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है, फिर हम समझेंगे कि जीडीपी क्यों कैलकुलेट किया जाता है. Then understanding what is GDP, GDP is basically a way of calculating national income, कि पूरा देश मिला के कितनी कमाई कर रहा है उसको जब एस्टिमेट करते हैं उसको हम जीडीपी कहते हैं. मतलब इस पूरे पॉपुलेशन, हमारी पूरी कंट्री की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 100 बिलियन के आसपास होगी, राइट. इस 100 बिलियन में से कम 54 के आसपास हमारी वर्कफोर्स हो सकती है, 54%, राइट. अब जब ये 54%, इमेजिन मैं इनको 600 मिलियन पॉपुलेशन ले लेती हूँ और सभी मिलके कुछ ना कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं. इमेजिन एवरेज इनकम मैं सबकी चलो 10 ले लेती हूँ आपकी सहूलियत के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 6000 के आसपास. अगर डॉलर है तो डॉलर में लगा दो और अगर रुपीस है तो रुपी में लगा लो. आप मानोगे कि इतनी हमारी इनकम है. मैं आपको एक अंदाजा दूं तो 2 ट्रिलियन के आसपास, 2 ट्रिलियन डॉलर इंडियन इकोनॉमी है, राइट. तो ओवरऑल सबकी इनकम जब हम कलेक्टिवली असेस करते हैं उसको नेशनल इनकम कहते हैं. इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है जो हम लेटर ऑन अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि इससे हमें कंट्री की प्रोग्रेस पता चलती है. इमेजिन पिछले साल मे बी सिर्फ 500 मिलियन थी और इस साल 600 मिलियन हो गई, तो 100 मिलियन की ग्रोथ हो गई ना. दिस इज हाउ जीडीपी हेल्प्स. पिछले साल की जीडीपी को इस साल की जीडीपी से अगर कैलकुलेट करेंगे तो कंट्री की प्रोग्रेस आपको पता चल जाएगी और इस तरीके से आप बोलोगे कि इस सरकार के अंदर देश का विकास हुआ था और पिछली वाली के अंदर नहीं हुआ था. जरा आगे बढ़ते हैं. दैट इज अंडरस्टैंडिंग कि जीडीपी होती क्या है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं. टू अंडरस्टैंड इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन पे जोर देना है. दैट इज जीडीपी, it is total value of final goods and services produced in the domestic territory of a country in a year. एक एक वर्ड पे एम्फेसाइज कीजिए, एक एक वर्ड से मीनिंग आता है यहाँ पे. टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. अब इमेजिन, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. ये हमारा गांव है और इसकी जीडीपी हम निकालने जा रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ 2 चीजें बिकती हैं. एक आपका अनियन है और दूसरा आपका पटेटो है. ये सिर्फ 2 चीजें बिकती हैं और इस गांव की जीडीपी निकालने को आपको बोली गई है. इस गांव ने 10 किलो ऑनियन बेची है और 10 किलो बेचे हैं पटेटो, आलू. अब जीडीपी जब निकालने को बोली गई होगी तो 10 किलो बेचे हैं और हर 1 किलो 10 रुपए का है, इंटू 10. अनियन भी कुछ ऐसा है, इंटू 10, तो 100 रुपए प्लस 100 रुपए, आप बोलोगे 200 रुपए की जीडीपी है इनकी एक साल में. एक साल में बहुत छोटा सा गांव है, ज्यादा पैदावार नहीं है. आप बोलोगे 2 साल में, एक साल में 200 रुपए की जीडीपी है इस गांव की. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, बाय द वे, अगर अनियन ना होते आप पटेटो चिप्स बेच रहे होते, राइट. अब एक पैकेट 20 रुपए की बिकती है और एक पटेटो से आप कम से कम एक पैकेट बना पा रहे हो, तो 10 पैकेट पटेटो चिप्स और 10 पटेटो अनियन रिंग्स आपको खाने का शौक है मे बी.
अब 10 पैकेट बने, लेकिन ये पैकेट अब 20 रुपए की बिक रही है, राइट? और अनियन भी 20 रुपए की बिक रही है, तो अब कितने हो गए? अब 400 रुपए हो गए। अब आप फाइनल जीडीपी कैलकुलेट करने जाओगे तो आप मुझे बोलोगे नहीं 200 रुपए ऊपर और ये 400 रुपए नीचे, तो 600 रुपए हमारी जीडीपी हो गई। देन आई वुड से दिस इज अ वेरी रॉन्ग कैलकुलेशन, बिकॉज आपने रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड किए हैं, जिससे डबल काउंटिंग हो रहा है। फाइनल प्राइस जब 20 रुपए दिया ना उसने एक पैकेट का, तो उसने पोटैटो की कीमत डाल रखी थी कि 10 रुपए के आलू, 10 रुपए प्रोसेसिंग में, 10 रुपए के आलू हो गए, 10 रुपए प्रोसेसिंग में, ओवरऑल 20 रुपए एक पैकेट की कॉस्ट पड़ रही है। तो जब फाइनल गुड में रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, एंड दैट्स व्हाई हम उन्हें इंक्लूड नहीं करते, राइट? दैट्स व्हाई डेफिनेशन बोला गया है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ये आपको फाइनल समझ में आ गया? तो डोमेस्टिक टेरिटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जीडीपी में ये जो डी वर्ड है ना, वो डोमेस्टिक के लिए स्टैंड करता है। इसमें इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके डोमेस्टिक है उस पर एम्फसाइज किया जाए। इसमें बाहर की जो, मतलब अगर ये आपका गांव में लोग बसते हैं ना, यहाँ पे इंडिया है जैसे उसकी टेरिटरी, तो उसमें जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सभी इंक्लूड करेंगे, चाहे उसमें इंडियंस रह रहे हो, चाहे फॉरेनर रह रहे हो, चाहे वो अपना पैसा किसी और को भेज क्यों ना देते हो, पर अगर इस टेरिटरी में रहकर कमा रहे हो तो वो इंडियन जीडीपी में काउंट होगा। इसको बेहतर आप समझ पाएंगे जब मैं जीएनपी के बारे में बात करूंगी कि हाउ इज इट डिफरेंट। नाउ इन अ गिवन ईयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस हम एक साल के अंदर अंदर करते हैं, चाहे आपका इन्फ्लेशन हो या फिर किसी और इंडिकेटर को जो हम कैलकुलेट करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक साल के अंतर्गत, एक फिक्स टाइम पीरियड के अंतर्गत किया जाए। 2019, 2020, 2021 कंपैरिजन भी ईयरली होता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड जीडीपी की क्या होता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे इसमें मैंने गुड्स इंक्लूड किए, अनियन एंड पोटैटो। सर्विसेज क्या थी? जब हमने उसको प्रोसेस किया, सेल्स वगैरह। अब 20 रुपए में बिक रहा है, कोई बेच रहा होगा ना, वो भी इंक्लूड कर चुके हैं हम इसमें। एंड डोमेस्टिक टेरिटरी इसमें फिक्स है, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, हमारी जमीन पे बनाओगे तो हम जरूर इंक्लूड करेंगे, राइट? एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग कि आप जब ये कैलकुलेट करते हैं तो जो वैल्यू के लिए आप यूज कर रहे हो वो फैक्टर कॉस्ट है या मार्केट प्राइस है। अब फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? इन फैक्टर कॉस्ट आप सीधा का सीधा प्रोडक्शन प्राइस लेकर आ जाते हो कि कंपनी में फाइनली मे बी 9 रुपए का निकाल दिया था। अभी फर्क देखिए यहाँ पे, मे बी ये जो कंपनी जब फाइनली चिप्स बेच रही थी तो वो 19 रुपए का बेच रही थी, और यहाँ पे भी मतलब ये 19 की पैकेट बिक रही हैं। पर जब मार्केट में आया तो क्या हुआ? मार्केट में आपका ना टैक्सेस भी लग जाते हैं जो कि प्राइस को अप कर देते हैं, और सब्सिडीज माइनस हो जाती हैं जो कि प्राइस को डाउन कर देती है। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में ये डिफरेंस होता है। फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस नहीं होते और ये सब इंक्लूडेड नहीं होता। जब आप इन सब को ऐड कर देते हो ना, मे भी टैक्स लगा रखे हैं, पोटैटो चिप्स खाओगे, गवर्नमेंट को लगा अपनी तबीयत खराब करोगे, टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ गया, वो जो 19 रुपए का था वो 20 रुपए में आने लगा। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में ये डिफरेंस होता है। मार्केट प्राइस के लिए गवर्नमेंट सिर्फ जाती है मार्केट में और पता कर लेती है कितने का बिक रहा है। फैक्टर कॉस्ट में गवर्नमेंट को सीधा इंडस्ट्री में जो आउटपुट है उसकी प्राइस जाननी होगी कि यहां 19 का बिक रहा था, मार्केट में 20 रुपए का। ये फर्क हो जाता है। जीडीपी को कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप एक्सपेंडिचर मेथड यूज कर सकते हो या इनकम मेथड भी यूज कर सकते हो। एक्सपेंडिचर कभी भी किसी भी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। टू अंडरस्टैंड आप इसको यहां से समझ सकते हैं। जैसे पहला है आपका हाउस होल्ड सेक्टर, जिसको कंजम्पशन सेक्टर भी कहते हैं। दूसरा आपका इन्वेस्टिंग बिजनेस सेक्टर होता है जो कि बिजनेस करता है, राइट? ये प्रोड्यूस करते हैं, ये गुड सप्लाई करते हैं और ये कंज्यूम करते हैं। दीज आर कंज्यूमर, दीज आर प्रोड्यूसर, दीज आर कंज्यूमर, और ये ने गुड सप्लाई करते हैं।
इसी में जो नेक्स्ट सेक्टर होता है दैट इज योर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी प्रोड्यूस भी कर सकती है और कंज्यूम भी कर सकती है, डिपेंड कर रही है कि वो रोल क्या प्ले कर रही है। जैसे पीएसयूज प्रोड्यूस करती हैं, पर डिफेंस वगैरह इंडस्ट्री में दे कंज्यूम करते हैं। और साथ में आपका आता है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर मींस इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ जाता है। तो जब हम एक्सपेंडिचर मेथड यूज करते हैं देन जीडीपी इज इक्वल्स टू सी, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड लेवल पे हुआ, प्लस इन्वेस्टमेंट दैट इज बिजनेस एक्सपेंडिचर, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जो किया गया, जैसे मशीनरी लेकर आ रहे हो। साथ में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, वो चाहे पीएसयू के लिए हो चाहे डिफेंस के लिए हो, और उसके साथ आपका ऐड होता है एक्सपोर्ट के लिए एक्सपेंडिचर माइनस इंपोर्ट। इंपोर्ट को हम ऐड नहीं करते बिकॉज उसको माइनस करते हैं, रीजन वो हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है। सो दैट इज समथिंग वी आर एट लॉस, नॉट एट बेनिफिट, एंड दैट इज वी आर वेरी केयरफुल जीडीपी को एस्टिमेट करने के लिए। नाउ इफ यू अंडरस्टूड दिस, आगे के कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, एकदम मक्खन जैसे। आगे चलते हैं। Now next is to understand the difference between GDP and GNP. As I said, ये जो आपका डोमेस्टिक वर्ड है ना, आपको कंपैरिजन से समझ में आ जाएगा। बिकॉज जीडीपी में टेरिटोरियलिटी इंपॉर्टेंस होती है, तो जीएनपी में रेसिडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जरा ये देखिए, हम अपने गांव पे वापस आ जाते हैं। ये हमारा गांव था। अब जब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे तो दिस इज ए पर्सन एंड दिस इज बी पर्सन। इमेजिन ए हमारा पोटैटो की कंपनी सेटअप कर रखी थी जो कि 20 रुपए किलो बेच रहा था 10 किलो पोटैटो, और जो हमारा अनियन बेच रहा था वो बेसिकली एक फॉरेनर था। ही इज अ फॉरेनर, हमारी टेरिटरी में बेच रहा है। नाउ दिस इज सी, ये इंडियन है, दिस इज इंडियन, पर ये बाहर की टेरिटरी में बेच रहा है। जब आप जीडीपी कैलकुलेट करोगे ना तो आप ए प्लस बी करोगे, बिकॉज उसमें यह फर्क नहीं पड़ता कि ये फॉरेनर है या नहीं है, इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई कर रहा है या नहीं, हमारी टेरिटरी में है तो हम ऐड कर देंगे, दैट इज जीडीपी। बट जीएनपी में क्या होता है, इन केस ऑफ जीएनपी वी बिलीव दैट वी विल कैलकुलेट द इनकम ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन रेसिडेंट कितना कमा रहा है। इसमें टेरिटोरियलिटी नहीं, रेसिडेंसी मैटर करती है, और रेसिडेंसी में भी रेसिडेंसी कैलकुलेट ऐसे करते हैं जो कि एक साल से उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई कर रहा है, उसकी सेल परचेस इनकम इंडियन इकोनॉमी से इफेक्ट हो रही है। वो यहाँ का पैसा वहां नहीं भेज रहा, उल्टा बाहर भी कमा रहा है तो इंडिया में भेज रहा है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में ही लाई कर रहा है। जैसे कोई इंडियन कंपनी है, उसने बाहर अपने बंदे भेज रखे हैं, अपनी ही कंपनी में काम कर रहा है, वहां से जितना प्रॉफिट आ रहा है वो इंडिया ही वापस भेजा जाता है, इसे इंडियन रेसिडेंसी कहा जाएगा। तो जब आप जीएनपी कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर ए प्लस सी आना चाहिए, बिकॉज दीज आर इंडियन रेसिडेंट्स। जीडीपी कैलकुलेट करोगे तो ए प्लस बी आएगा। तो जीडीपी और जीएनपी में फर्क क्या हो जाता है ना, जीडीपी इज इक्वल्स टू जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस इनकम अर्न्ड बाय इंडियन, जो आप बोल दोगे इंडियन, माइनस इनकम अर्न्ड बाय फॉरेनर। जो इंडियन ने इनकम की है और जो फॉरेनर ने नहीं की, तो आप कैलकुलेट करोगे तो बोलोगे जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी क्या है, ए प्लस बी, माइनस जब आप इसमें करोगे इनकम अर्न्ड बाय इंडियन तो इसमें सी आ जाएगा। पहले इसमें जब माइनस करोगे तो पहले सी ऐड करोगे, माइनस जो फॉरेनर ने अर्न की है बी, तो जब आप माइनस करोगे बी से बी तो आपका ए प्लस सी आंसर आ गया। तो हमारा फॉर्मूला सही है ना, जीडीपी इज इक्वल्स टू जीएनपी प्लस इनकम अर्न बाय इंडियन रेसिडेंट माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेन रेसिडेंट। आई होप आपको जीडीपी और जीएनपी का रिलेशनशिप आज क्लियर हो चुका हो और दोबारा कभी किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। ये फर्क यहीं से आता है, रेसिडेंसी एंड टेरिटोरियलिटी से। एम आई क्लियर? आई होप यू गॉट दिस। तो यहां से आपका फॉर्मूला क्लियर हो गया, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू जीडीपी एंड ए प्लस सी इज इक्वल्स टू जीएनपी, और कैसे ये डिराइव हुआ था वो आपको समझ में आ गया। नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन मोर डिटेल। आगे
अगर यही जो फॉर्मूला हमने अभी समझा उसको हमने और वर्ड्स में लिख दिया है, आप इस स्लाइड को देख के वो डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग जीएनपी और जीडीपी के सिग्निफिकेंस का डिफरेंस। सिग्निफिकेंस में देखा जाए तो आपका जो जीएनपी है या जीडीपी है, दिस एक्चुअली जीडीपी रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेसिडेंट इन डेवलपमेंट। वो रेसिडेंट पर्सपेक्टिव से आपको इंफॉर्मेशन देता है कि ये बंदा चाहे इंडिया के बाहर क्यों ना चला गया हो, जीडीपी या इंडियन इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है। जीडीपी बोलेगा इट इज मोर अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी कि इंडियन सॉइल पे रह के आप कितनी ग्रोथ कर रहे हो। तो ये रेसिडेंट पर्सपेक्टिव से है, रेसिडेंट कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्री की ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से है। साथ में जीडीपी में क्या होता है, द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस आउटसाइड द इकोनॉमी आर नॉट इंक्लूडेड। इस केस में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फॉरेनर आर नॉट इंक्लूडेड। तो इसमें टेरिटोरियलिटी इज इंपॉर्टेंट, इसमें रेसिडेंसी इज इंपॉर्टेंट, राइट। ये डिफरेंस दोबारा क्लियर हो गया, बिकॉज एक बार आप फर्स्ट 3-4 स्लाइड समझ जाते हैं तो बाकी आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। नाउ लेट्स जस्ट मूव अहेड। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ जीडीपी। अब जीडीपी की एक इंपॉर्टेंस तो ये थी कि उससे हमारे नेशन की प्रोग्रेस पता चलती है। दूसरा ये है कि आप जीडीपी से इन्फ्लेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ दैट इज समथिंग आप कहीं कहीं सुनते होंगे कि जीडीपी और इन्फ्लेशन यूजुअली सीपीआई या डब्ल्यूपीआई जैसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं ना। नहीं, जीडीपी कैन ऑल्सो बी यूज टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन। उसके लिए आपको रियल एंड नॉमिनल इनकम निकालना पड़ता है, या रियल या नॉमिनल जीडीपी निकालना पड़ता है। अब ये दोनों क्या है, आई एक्सप्लेन यू इन वेरी सिंपल टर्म्स। रियल जीडीपी इज, हम मानते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से ना प्राइस हर साल बढ़ती रहती है, और कंपैरिजन के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई बेस ईयर हो जिस पे जीडीपी कैलकुलेट किया जाए। जैसे पहले आपका बेस ईयर 2004-05 था, अब आपका बेस ईयर 2011-12 हो चुका है। तो जब हम जीडीपी कैलकुलेट करने जाते हैं, जैसे पोटैटो और अनियन तो थे हमारे, तो जब हमने जीडीपी कैलकुलेट किया और उसमें हमने 10 × 10 किया, वो जो 10 रुपए प्राइस थी वो 2011-12 का प्राइस लेवल था, राइट। तो ये आपका हो गया रियल जीडीपी, मतलब इन्फ्लेशन इंडेक्स बेस लेवल यूज करके निकाला है। इस साल का प्राइस लेवल नहीं यूज किया। कब का यूज किया है? 2011-12 का, बिकॉज वो जो बेस ईयर थी वो काफी कांस्टेंट थी। उस साल कोई बहुत बड़ा इन्फ्लेशन नहीं हुआ था, फैमिन नहीं हुआ था, स्कैसिटी नहीं हुई थी, और हमें डेटा अवेलेबल है। बिकॉज हर साल का डेटा भी अवेलेबल नहीं होता और हर साल कांस्टेंट नहीं होती। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बेस ईयर लिया जाए। बिकॉज अगर हर साल आप इमेजिन कीजिए, अब मैं आपको बहुत अच्छे से इसका एग्जाम्पल समझाती हूं। नाउ इमेजिन ये आपका 1 साल है, ये आपका दूसरा साल है। अब इस साल 10 रुपए आपकी प्रोडक्शन हुई थी, राइट, और कॉस्ट थी 9 रुपए। आपके 10 आइटम्स बने हैं, 9 रुपए कॉस्ट थी, और आपका 90 रुपए आपकी ग्रोथ आ गई, ये आपका जीडीपी निकल आया। अगले साल आपने 10 आइटम प्रोड्यूस किए, लेकिन कॉस्ट हो गई 10 रुपए, और आपका जीडीपी आया 100। आपको लगेगा वाह ग्रोथ हो गई, बट एक्चुअली ग्रोथ तो हुई नहीं। रीजन इज, देखा जाए तो आइटम्स तो नंबर ऑफ 10 ही बने हैं ना, आपने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बनाई। क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी है इसमें? पहले भी 10 आइटम्स बन रहे थे, बाद में भी 10 आइटम्स बन रहे हैं। आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी has not increased and that's why this is not a good indicator of growth, क्योंकि ग्रोथ नहीं हुई, बस प्राइस लेवल बढ़ गया। इसीलिए बेटर तरीके से जीडीपी या नेशनल इनकम एस्टिमेशन के लिए हम बेस ईयर कांस्टेंट भी यूज करते हैं, कि अगले साल भी हम प्राइस लेवल इसी साल का रखेंगे, अगले 3-4 साल तक, अगले 5 साल तक, अगले 10 साल तक। तो ये 9 रुपए ही यूज किया जाएगा और पता चल जाएगा नहीं भाई ग्रोथ रेट नहीं हुई है। अगले साल वहीं अगर 11 प्रोडक्ट बन गए और 9 यूज किया तो 99 आ गया, तो आपको पता चल जाएगा हाँ अब ग्रोथ हुई है।
राइट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रियल जो आपकी जीडीपी है वो एक बेस ईयर पे निकाली जाती है, जो नॉमिनल है वो उस ईयर की प्राइस से निकाली जाती है। तो ये जो है ना आपकी 100 जो आया था ये आपका नॉमिनल जीडीपी था। जब आप रियल जीडीपी को ऊपर रखोगे और नॉमिनल जीडीपी को नीचे, तो आपका इन्फ्लेशन आ जाएगा कि इस साल कितनी महंगाई बढ़ी है, राइट। 90 से 100, 90 से 100 हो गई कीमत, 90/100, एंड देन यू कैन कैलकुलेट कि कितना आपका इन्फ्लेशन हुआ है। दैट्स वाई दिस इज द फॉर्मूला। नॉमिनल ऊपर जाता है, दैट इज 100 ऊपर, और ये आपका नीचे, और आप उस तरीके से आसानी से अपना इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। करेक्टेड, नॉमिनल ऊपर एंड रियल आपका नीचे। नेक्स्ट इज, इसमें जो समझना है कि रिसेंट चेंजेस क्या किए गए हैं, कि जीडीपी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें काफी बदलाव किए गए हैं। और ये बदलाव अब समझना बहुत आसान है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, अब सिर्फ समझना है आगे। और तो पहला है बेस ईयर। एज आई टोल्ड यू, 2004-05 से 2011-12 हो चुका है, अब हम 2011-12 का प्राइस लेवल यूज करते हैं। दूसरा, हम मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। मैंने पढ़ाया था ना, फैक्टर कॉस्ट होता है और मार्केट प्राइस होता है, एंड फैक्टर प्राइस इज समथिंग जो हम पहले यूज करते थे और अब हम मार्केट प्राइस यूज करने लगे हैं। नेक्स्ट इज जीवीए बेसिक प्राइस। अब ये अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके लिए मैं कभी एक और वीडियो बनाऊंगी। आप दिलचस्प हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें कि यू नीड अ वीडियो ऑन द जीवीए, और मैं आपके लिए बना दूंगी। बट राइट नाउ जीवीए एट बेसिक प्राइस भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है सेक्टर वाइज ग्रोथ निकालने के लिए। जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी जीवीए कैसे इसको बेहतर कैप्चर कर पाता है। नेक्स्ट इज वाइडनिंग द सोर्स ऑफ डेटा। अब मिनिस्ट्री का डेटा आता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस का डेटा आता है, और बहुत सारी बॉडीज लाइक आरबीआई, सेबी, इन सब का डेटा यूज किया जा सकता है, एंड दैट्स व्हाई ओवरऑल डेटा बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो चुका है, राइट। तो ये थे रीसेंट चेंजेस। इसके साथ जीडीपी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाएगी, आई होप। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, या जो सवाल सबसे पहले था कि जीडीपी क्यों कैलकुलेट किया जाता है, तो ये सवाल का जवाब मैं आपको बीच बीच में देती रही हूँ, अब और क्लियर हो जाएगा। पहला है स्टेटस ऑफ इकोनॉमी, उसका लेवल ऑफ प्रोग्रेस जानने के लिए। आपने देखा ना, 90 से 100 हो जाता है, 99 हो जाता है, और जीडीपी किस तरीके से बता सकता है कि कितने ग्रोथ हुआ है, कितना मोर नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। साथ में ये इकोनॉमिक पॉलिसीज सेटअप करने में हेल्प करता है, बिकॉज जीडीपी से आपको पता चल जाता है कि पिछली बार कितनी ग्रोथ हुई थी और कितने की जरूरत है। क्या हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए जिससे कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, या कम करना चाहिए, कहीं बूम फेस तो नहीं आ गया, आगे के लिए प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो बजट सेटअप करने के लिए जीडीपी के फिगर्स बहुत जरूरी होती है। इन्फ्लेशन, प्रॉस्पेरिटी, आपने देखा कैसे पता चला जीडीपी से, इन्फ्लेशन भी निकाला, प्रॉस्पेरिटी भी। बजट में हेल्प करता है, ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ नेशंस के बारे में बताता है, सिर्फ इंडिया नहीं। आप कंपेयर करते हैं कि इंडिया का जीडीपी हाईएस्ट है, बांग्लादेश से भी हाई है। जब किसी कंट्री को पता चलता है कि ये वाली कंट्री ना, यहाँ पे जीडीपी बहुत हाई प्रोग्रेस कर रहा है, बाकी कंट्रीज उसमें इन्वेस्ट करना चाहती है, रिटर्न रेट अच्छा होगा ना। इसीलिए कहीं अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में इन्वेस्ट करोगे तो 2%, 1% की ग्रोथ रेट है, इंडिया में 6 to 7, 8, 10 तक जाती है। तो ऐसे केस में दीज कंट्री आर गुड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जीडीपी कैलकुलेट किया जाए। साथ में यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जीडीपी से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता चलता है, और साथ में प्रायोरिटीज पता चल जाती हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन टर्म्स ऑफ कि आपकी नेशनल इनकम कितनी है, वो जीडीपी से कैलकुलेट कर सकते हो कि मे बी 2 ट्रिलियन आई, उसको 100 बिलियन से डिवाइड कर दिया, पर कैपिटा इनकम कितनी आएगी। इंडिया की 7,500 के आसपास हो सकती है, तो वहीं पे यूएस की 1,700 या उसके भी और ज्यादा हो सकती है। इससे कंपैरिजन आसान हो जाता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया इज नॉट एज गुड एज यूएस। एट सेम पॉइंट ऑफ अ टाइम प्रायोरिटी सेट हो जाते हैं कि जीडीपी में किसका कंट्रीब्यूशन आ रहा है। जैसे आप देखोगे तो एग्रीकल्चर का सिर्फ 17% के आसपास होता है, इंडस्ट्री का 29% के आसपास, बाकी 54% आपका सर्विस सेक्टर का होता है।
तो गवर्नमेंट चाहती है जो एग्रीकल्चर है सिर्फ 17% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रही है, जबकि ऑलमोस्ट 50% ऑफ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। तो इससे तो इनइक्वालिटी हो रही है ना। गवर्नमेंट वुड वांट कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट बढ़े या फिर लोग कहीं और शिफ्ट हो जाएं, जिससे कि इक्वालिटी आए। तो जीडीपी इस तरीके से आपको हेल्प करती है। साथ में एग्रीकल्चर पे ध्यान देना या डिफेंस में हेल्प देना है, ये सब आप नेशनल इनकम के एस्टिमेशन से प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द अदर पार्ट, दैट इज द लिमिटेशंस, कि जीडीपी में प्रॉब्लम क्या है। देन देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स इन जीडीपी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट निग्लेक्ट द अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान देती है, क्वालिटी पे ध्यान नहीं देती। नंबर्स आर इंपॉर्टेंट। मतलब $2 ट्रिलियन इकोनॉमी है, कितनी बड़ी बात है। बट यहीं पे अगर ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखी जाए, जो 49% ऑफ जो हमारी वेल्थ है वो 1% ऑफ इंडियंस होल्ड करते हैं। इस तरह की इनइक्वालिटी है। तो जो 1 ट्रिलियन है वो तो ऑलमोस्ट 1% इंडियंस के पास चला गया, और जो बाकी 1 ट्रिलियन है उस पे हमारी 99% पॉपुलेशन सस्टेन कर रही है। इस तरीके की इनइक्वालिटी जीडीपी अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं करता। साथ में क्योंकि ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान देता है, सोशल इक्वालिटी और एनवायरनमेंट को भूल जाता है, जिसके बिना ना रहना अब पॉसिबल नहीं है, जिसके आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप कितना भी ग्रोथ कर लो, जब बाढ़ आती है, जब हीट स्ट्रोक आते हैं, तो सारी इनकम बह जाती है, उसी के साथ चली जाती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द नेक्स्ट राउंड ऑफ डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ, नॉट जस्ट ग्रोथ। जीडीपी इसको कैलकुलेट नहीं करते। नाउ इन दिस सेशन यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि हम कभी भी सिर्फ लिमिटेशंस तक नहीं रुकते, हम उसके इलाज के बारे में भी बात करते हैं। देन इट इज अबाउट कि आप बाकी मेथड्स को कैसे इंक्लूड कर सकते हो। जैसे भूटान में ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स है, जहाँ पे ग्रोथ रेट या नेशनल इनकम एस्टिमेशन हैप्पीनेस के बेसिस पे भी की जाती है। जैसे स्पिरिचुअल कंटेंट है, एनवायरनमेंट, गवर्नेंस कितनी है, अच्छी है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, उन सबको इंक्लूड करते हैं। और यूएनडीपी का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली और आपके इंडिकेटर्स को वाइडन कर देता है और इक्वालिटी जैसे इंडिकेटर्स के बारे में भी बात करता है। दैट्स वाई जीडीपी माइट बी इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट द ओनली फैक्टर। तो नेक्स्ट टाइम कोई आपको बोले ना कि तुमने हमारी कंट्री की जीडीपी देखी है, तो आप उसको बोलना आपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा इंडिकेटर देखा है। सिर्फ ग्रोथ रेट इंपॉर्टेंट नहीं होती, इक्वालिटी भी इंपॉर्टेंट होती है। दैट्स वाई जीडीपी इज इंपॉर्टेंट। एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, देन लाइक अस, subscribe us and connect to us on various social media platforms, because we are present there just to help you. Thank you so much.